नमस्कार दोस्तों, ये एफएम डुंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ सुना दे जरा। और आज का हमारा कार्यक्रम है धरतीपुत्र। तो आप सबका स्वागत है, सभी किसान भाइयों का। चूँकि ये कार्यक्रम कहीं न कहीं किसानों को लेकर है, तो आप सभी किसान भाइयों को जय श्री राम राम। और आज के हमारे मेहमान हैं वेटरनरी डॉक्टर, पशु चिकित्सक डॉक्टर शांतनु शर्मा जी, जो कि पहले भी हमारे साथ ये जो धरतीपुत्र कार्यक्रम है उससे जुड़े हुए हैं। और चूँकि डॉक्टर साहब वेटरनरी विभाग से हैं, तो सर डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपका स्वागत है जी, हमारे धन्यवाद। कार्यक्रम में। आज हम किसान भाइयों बात करेंगे पशुपालन को लेकर, पशुपालन माफ़ कीजिएगा, मुर्गी पालन को लेकर, और साथ ही साथ मौसमी बीमारियाँ, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, तो जितनी मौसमी बीमारियाँ हम में होती है, मतलब मनुष्यों में होती है, उतना ही कहीं न कहीं प्रभाव जानवरों में भी होता है। तो खैर एनी हाउ, तो सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कैसे डिफाइन करेंगे मुर्गी पालन को, उसके बाद हम आगे बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो हमारे किसान हैं वो कई सदियों से कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी करते आए हैं, और बड़े पशुओं के साथ साथ में वो जो पक्षी हैं जी, उनको भी मांस और अंडे के लिए वो जी, पालते हैं, जी, ताकि उनकी जो आर्थिक उनका जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके। तो पोल्ट्री के अंदर जो पक्षी आते हैं, जैसे मुर्गी है जी, और टर्की है, जी, इस तरह से जो भी पक्षी है जो अंडे और मांस के लिए हम अपने घरों के अंदर या उद्योग के रूप में पालते हैं, तो उस सभी को मिला के हम पोल्ट्री फार्मिंग या मुर्गी पालन कहते हैं। जी। अभी बताइए कि देश राज्य के मुर्गी पालन का आर्थिक महत्व क्या है? जी सर। खास करके छोटे किसानों के जी लिए? सर। जी, जैसा कि सर मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे किसान भाई हैं जी, वो कृषि तो करते ही हैं, साथ में वो अपना जो जीवन स्तर है और आर्थिक स्तर है जी, उसको उठाने के लिए जी, वो कृषि के साथ साथ पशु भी पालते हैं। जी, तो इसका जो हमारे किसानों के आर्थिक जो उसका एक स्तर है उसको उठाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल ये निभा सकता है, जी, क्योंकि जो किसान है वे बड़े पशु तो पालते ही पालते हैं, जी, लेकिन बड़े पशुओं को पालने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके लिए चारे की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, और जो उनसे जो उत्पाद वो बना रहे हैं, जी, उसमें जैसे दूध का उत्पादन है, तो उस उत्पादन को मार्केट तक लेके जाना, उन्हें भेजना बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जी, तो इस जो चुनौतीपूर्ण कार्य को, इस चैलेंजिंग वर्क को थोड़ा-सा कम करने के लिए हम जो पक्षी है, जी, जो मुर्गियाँ हैं, उनको पाल के हमारा जो इन चैलेंजेस, चुनौतियों को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जी, और इसका आर्थिक महत्व हमारे किसानों के जीवन के अंदर अत्यधिक है, क्योंकि इन पक्षियों को पालने में जो खर्चा है, जी, वो बड़े पशुओं की तुलना में कम आता है। जी, इसके लिए जो चारे पानी की व्यवस्था है, इनके लिए खाद्य की व्यवस्था है, जी, उसके लिए भी हम किसी बाहरी स्रोत के ऊपर निर्भर रहना नहीं जी, पड़ता है। जी, तो अगर जैसे ये एक तरह का बिज़नेस भी है, और इस बिज़नेस में जितना कम खर्चा आएगा, जी, किसानों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा, और वो जो अपना आर्थिक स्तर है वो काफ़ी उन्नत कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से जो किसान है वे पक्षी पालन करके या मुर्गी पालन करके अपना जीवन स्तर ऊँचा उठा सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो खर्चा है हुँ, बड़े पशुओं की तुलना में वो कम आता है। हुँ, इसके अतिरिक्त जो देखभाल वगैरह करनी पड़ती है वो भी कुछ कम करनी पड़ती है, और इससे जो प्रोडक्ट तैयार करता है किसान, जैसे मांस है और अंडे हैं, जी, वो भी वो लोकल क्षेत्र के अंदर ही, आप अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर ही उसको बेच सकता है, और उसको अच्छा आर्थिक मुनाफा हो सकता है। इस तरह से तो किसानों के जीवन में आर्थिक महत्व इसका काफ़ी अधिक है। जी। अभी बताइए कि चूँकि आप जिस क्षेत्र से, जयपुर है, हुँ। जोधपुर है, हाँ बाकी जी। जो हमारा जो क्षेत्र है, कहीं न कहीं जनजाति बाहुल्य जी क्षेत्र है, आप सर। जानते हो, यहाँ के जी सर। किसान आर्थिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, जी, जी, फाइनेंशियल जी। रूप से। जी। तो कैसे शुरुआत की जाए एक आम किसान के लिए, जिसके पास 2-4 बीघा ज़मीन हाँ। है, ठीक-ठाक का घर है, पानी की व्यवस्था है? क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, और हाँ। वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है। कैसे एक शुरुआत करनी चाहिए मुर्गी पालन के लिए, एक पोल्ट्री फार्म के लिए? सर, जो पोल्ट्री फार्म है या मुर्गी पालन है, जी, वो 2-3 तरीके से किया जा सकता है। जी, तो सबसे पहले जो है छोटे किसान हैं, जी, उनके लिए
एक मुर्गी पालन का तरीका है जिसे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। अच्छा। इस बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म में ये है, जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता लग रहा है, बैकयार्ड जी। अपना जो घर है उसके उसके पिछवाड़े के पिछवाड़े में, पिछवाड़े में। उसके पिछवाड़े में जो कुछ 5, 7, 10 वो पक्षी या मुर्गियाँ वो जी रख सकता है। जी। तो इस तरीके को बोलते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म। जी। और इस जो पद्धति है, ये जो पद्धति है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म, इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको हाउसिंग अच्छा। या उसका घर बनाने के लिए कोई जरूरत खर्चा नहीं नहीं। करना पड़ेगा, जी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जी आपके जो छोटा मोटा कमरा है या छपरा है, जी उसके अंदर भी वो पक्षियों को रख सकता है। जी। बाकी जो मुर्गियां हैं दिन के समय में बाहर अपने विचरण करती आंगन में रहती घूमती फिरती रहती है। जी और जो अपना घर का जो किचन का वेस्ट जो निकलता है, जी कोई सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, या कुछ जो खाना बच जाता है, जी जी। वो उन पक्षियों को डाल के हम उनका भरण पोषण कर कर सकते हैं। सकते हैं जी। तो इस प्रकार जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म है, जो छोटे किसान है उसको अपना अगर वो शुरुआत करना चाहता है तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म से वो शुरुआत कर सकता है, ताकि उसको खर्चा भी नहीं लगे और उसका जो उत्पाद बनेगा वो उसके घर में भी काम आ सकता है। इसके अतिरिक्त आसपास के जो लोकल क्षेत्र है जी उसमें भी वो अंडे या कभी कभी जैसे मांस भी उसको बेच के जी अपना जो वो मुनाफा कमा सकता है। तो इस तरह से जो छोटा किसान है वो जी। इस तरह से शुरुआत कर सकता है। जी इसके बाद में जो कुछ अगर बड़े फार्म वो चालू करना चाहे जी। तो उसके लिए फिर डीप लिटर सिस्टम है और एक केज फार्मिंग है। अच्छा। इस तरह से 2-3 तरीके की फार्मिंग ये है। लेकिन डीप लिटर सिस्टम कैसे? डीप लिटर सिस्टम में सर ऐसा है जी। कि वो पक्षी जो है वो ज़मीन के ऊपर रहता है, उसके लिए हमें एक शेड बनाना पड़ता है। अच्छा। और लीटर का मतलब ये है जो भूसा होता है लकड़ी का, उसको जो ज़मीन के ऊपर हम बिछा देते हैं। जी। और जो कुछ जो 1-1 फीट की हम दोनों तरफ दीवारें, चारों तरफ दीवारें बना देते हैं और उसके ऊपर जाली लगा के ऊपर छत हम बना देते हैं। इस तरह से ये एक डीप लिटर सिस्टम ये बन जाता है। इसमें करीब 500 के आसपास जो मुर्गियाँ अगर कोई रखना चाहता है तो इस तरह के सिस्टम में रख के वो मुर्गी पालन कर सकता है। इसके बाद जो बड़े किसान है या उद्योग है उनके लिए जो केज सिस्टम है, केज यानी जो पिंजरा है, पक्षी को उसको पिंजरे के अंदर रख के जो हज़ारों की संख्या में अगर मुर्गियाँ पालन करना है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, तो वो केज सिस्टम में रख के उसको कर सकता है। लेकिन जैसे अपना डूंगरपुर क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्रीय बहुल्य क्षेत्र है ये जी। तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म के लिए अगर कोई किसान करना चाहता है तो उसके लिए उसे बैकयार्ड या डीप लिटर सिस्टम के ऊपर जाना चाहिए जी। ताकि उसका खर्चा भी कम आए और जो उत्पाद वो पैदा कर रहा है जी। वो भी अपने लोकल क्षेत्र के अंदर वो बेच सकता है। जी। अच्छा, ये बताइए कि क्षेत्रीय आधार पर मुर्गी की कौन कौन सी नस्लें होती हैं? जैसा कि सर हम जानते और हैं सबसे कि कम रिस्की कौन सा होता है? हाँ सर जी। कि जो हमारा डूंगरपुर और जो वागड़ का क्षेत्र है, जी। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जी। इसके अंदर अगर किसान मुर्गी फार्म करना चाहता है जी। या पोल्ट्री फार्मिंग वो करना चाहता है जी। तो जो उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर में जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जी। महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, उसकी तरफ से एक पोल्ट्री की ब्रीड उन्होंने डेवलप की है जी। जिसे कहते हैं प्रतापधन जी। वो अगर ये इस तरह की ब्रीड है जो अंडे और मांस दोनों के लिए ये पाली जाती है। जी। तो जैसे ये 5 या 6 महीने की जब इसकी उम्र हो जाती है जी। उसके बाद ये अंडा उत्पादन करना चालू कर देती है और पूरे साल में करीब ये 200 के आसपास ही अंडे एक मुर्गी दे देती है। तो अगर इस क्षेत्र के अंदर कोई पोल्ट्री फार्म करना चाहिए तो उसके लिए प्रतापधन जो है वो अच्छी है, बेस्ट नस्ल है। इसके अलावा आजकल एक आपने देखा होगा कि कड़कनाथ काफ़ी नाम वैसे आमतौर पे एमपी में पाया जाता है, झाबुआ इस एरिया में ज़्यादा है जी। लेकिन आजकल ये सभी जगह पे पाला जा रहा है जी। और अगर कोई जो किसान है वो कड़कनाथ लाके अपनी मुर्गी पालन की शुरुआत करना चाहता है तो वो भी उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इस ब्रीड के मांस के अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन और विटामिन होते हैं जी। और जो फैट और कोलेस्ट्रॉल है वो बिल्कुल कम होते हैं। अच्छा। ताकि
जो मनुष्य का है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसको सेवन कर रहा है, जी उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और फैट की मात्रा कम नहीं बढ़ेगी। जी तो जो और दूसरा जो प्रोटीन है जी वो इसमें अच्छी मात्रा में होता है। जी इसके अलावा इसका जो अंडा है वो भी उसका सेवन करने से किसी तरह के हृदय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी और वो शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी तो इस तरह से इन दोनों जो ब्रीड है जी वो दोनों कोई रिस्क नहीं है इनके अंदर। जी काफ़ी जो जो बीमारियां हैं जी उनके प्रति ये प्रतिरोधक है अच्छा और इसमें आसानी से कोई बीमारी लगती नहीं है। जी इसलिए दोनों ही ये जो ब्रीड है उसको आसानी से किसान पाल सकता है और अपना आर्थिक विकास वो कर सकता है। जी रोगों की बात करें तो हमारे वागड़ी में एक कहावत है वो कुकड़ा ने जिम वेम रखे, मतलब जो मुर्गी या मुर्गा जो होता है हाँ, वो बड़ा वेमिला होता है, जरा सा भी अच्छा। कुछ दिख जाता है बिल्ली हाँ, विल्ली हाँ, तो हाँ, डर उसके जाता है। तो इसके बारे में तो खैर आप बताइए, लेकिन और हाँ। कौन कौन से रोग होते हैं? हाँ। जी सर जो मुर्गियाँ हैं जी उनके अंदर 4 तरीके के रोग मोस्टली हम उसको विभाजित कर सकते हैं रोगों को। जी जी सबसे पहला तो है जो रोग वायरस जनित रोग हैं, अच्छा जो रोग वायरस के द्वारा होते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया से होने वाले रोग जी और तीसरा है जो पैरासाइट है, हम्म शरीर के अंदर जो पैरासाइट है या शरीर के अंदर है या बाहर जो पैरासाइट होते हैं उनके द्वारा होने वाले रोग हैं। और तीसरे रोग है जो मैनेजमेंटल जैसे रोग हम कहते हैं, जी पोल्ट्री फार्म को कैसे मैनेज करना है। हम्म अगर वो मैनेज ठीक नहीं हुआ जी तो उसके अंदर भी कई बीमारियां लग जाती है। तो इस प्रकार से रोगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जी तो इसके अंदर जो मेन मुख्य रोग है जो हमारे इस भारत में या हमारे जो राज्य है इसके अंदर पाए जाते हैं, इनके अंदर सबसे पहला सा रोग है जिसे हम कहते हैं रानीखेत डिजीज़। अच्छा रानीखेत ये वायरस से होने वाला एक डिजीज़ है जी और इस डिजीज़ को अगर पोल्ट्री के अंदर ये मुर्गियों में हो जाता है जी तो बहुत तेज़ी के साथ ये दूसरे पक्षियों में फैलता है। और इसका मुख्य सिम्टम ये है कि जो मुर्गी की बीट है उसकी ड्रॉपिंग्स है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। जी अगर पोल्ट्री की ड्रॉपिंग ग्रीन कलर की हो गई है तो अच्छा। हमें ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए जी कि शायद ये रानीखेत डिजीज़ से ग्रस्त प्रभावित है है, ग्रस्त है। जी इसके अलावा उसका जो नाक से पानी गिरता है, आँखों से पानी गिरता है, जी उसको बुखार भी हो जाता है। इसके अलावा वो जो है खाना पीना कम कर देता है। जो मुर्गी अंडे देने वाली है वो अंडे में भी कमी आ जाती है उसकी। अच्छा तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो रोगग्रस्त मुर्गियां हैं उसको हम कल अलग कर देते हैं, जी उनको हमारे शेड से हटा देते हैं, पोल्ट्री फार्म से उनको हटा देते हैं या किल कर देते हैं उनको। जी क्योंकि वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है है नहीं। नहीं जी तो इसलिए जो रोगग्रस्त जो पक्षी है उसको वहाँ से हटाना ही सबसे बेहतर बेहतर होता है। जी इसके अलावा जो है गम्बोरो डिजीज़ है और आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, आईएलटी है, जी इन्फेक्शियस लैरिंजोट्रेकाइटिस है। जी इस तरह से ये जो और एक जो रोग है उसको कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, जी बर्ड फ्लू भी इसे हम कहते हैं और ये काफ़ी सुनने में आता है इस रोग का नाम बर्ड फ्लू का। एक टाइम तो बहुत बड़े लेवल पे हुआ था ये। बिल्कुल सर। जी और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोग पक्षियों से मनुष्यों के अंदर फैल जाता है। अच्छा अच्छा ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये है जो रोग पक्षियों से या पशुओं से मनुष्य में फैलते हैं जी और यह इतना खतरनाक रोग है कि पक्षी तो मरते ही मरते हैं, इसके अलावा मनुष्य भी इसके अंदर मृत्यु हो सकती है। अच्छा तो ये काफ़ी वायरस से होने वाला एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का ये एक डिजीज़ है। और इसके अलावा जो है जैसे मैंने आपको बताया कुछ पैरासाइट की वजह से रोग होते हैं। पैरासाइट का मतलब है शरीर के ऊपर रहने वाले और शरीर के अंदर रहने वाले जीवाणु। जीवाणु जी तो उसके अंदर एक रोग है जिसे हम कोक्सियोडियोसिस कहते हैं। जी और इस कोक्सियोडियोसिस का मुख्य लक्षण ये है कि जो ड्रॉपिंग्स है, जो बीट है पक्षी की, उसके अंदर खून आने लगता है। अच्छा खून आने लगता है और ये एक इसका जो इस रोग को पैदा करने वाला जो जीव है आइमेरिया टेनेला इसका नाम है। आइमेरिया टेनेला, इसकी वजह से ये रोग होता है। इसके अंदर भी लक्षण ये है कि जो मैंने बताया आपको, जैसे ड्रॉपिंग्स के अंदर ब्लड आता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, खाना पीना वो छोड़ देता है। तो अगर कहीं किसान भाइयों को इस तरह के सिम्टम और इस तरह से
पक्षी के अंदर वो रोगग्रस्त दिखाई दे तो तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में उसको संपर्क करना चाहिए। और जो दवाइयाँ वगैरह जो हमारे पशु चिकित्सक देते हैं उसको लगातार चालू करना चाहिए ताकि वह उस रोग से बच सके। कोक्सीडियोसिस का तो हमारे पास इलाज भी है जी। इसके अलावा सर कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो मैनेजमेंटल बीमारी है जिसको हम कह सकते हैं। मतलब उसको हमने मैनेज ढंग से नहीं किया, जैसे पोल्ट्री फार्म को हमने ढंग से नहीं बनाया जी। या फिर जगह कम रखी। तो इस वजह से होने वाला एक जो रोग है उससे हम कहते हैं CRD, अच्छा। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसके अंदर जो पक्षी श्वास संबंधी ये बीमारी है। जी। और ये क्यों होती है? अगर कम जगह के अंदर हमने अधिक पक्षी रख दिए। जी। हमने अगर मान लो 100 पक्षी रखने की हमारे पास जगह है, उसके जगह 400 या 500 पक्षी हमने रख दिए, तो अंदर जो अमोनिया गैस बन रही है उसके अंदर, अच्छा। वो अमोनिया गैस उसके श्वास के रास्ते लंग्स के अंदर जाती है और इस वजह से जो लंग्स हैं वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये 4-5 तरह की बीमारियां हैं जो पक्षियों में हमारे एरिया के अंदर मिलती है। और जो ये CRD डिजीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसके बचने का तरीका ये है कि पक्षियों को खुले में मतलब जो उनके नंबर्स ऑफ बर्ड्स हैं उसके अनुसार ही उसका पोल्ट्री फार्म हमें तैयार करना चाहिए ताकि जो मुर्गियां हैं वो वेंटिलेटेड वातावरण में वो रह सके, उनका श्वास लेने में उनको दिक्कत ना आए। होता नहीं कि अपन घर बनाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई आसपास में फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं हो, गंदे नाले नहीं हो जो कहीं ना कहीं हमें दूषित कर सकते हैं या रोगों को बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छे पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है? मतलब किस तरह की परिस्थितियाँ होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर जैसे अगर कोई किसान पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो उसको कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह वो अपना पोल्ट्री फार्म बना रहा है वो कहीं पथरीली या कंकरीली ज़मीन वो ना हो। अगर समतल ज़मीन के ऊपर वो अपना पोल्ट्री फार्म तैयार करे तो वो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा उसका जो पोल्ट्री फार्म का जो दिशा है किस दिशा में वो बनेगी तो उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सूरज है सूरज सनराइज होता है ईस्ट में और वेस्ट में वो छुपता है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर उसका पोल्ट्री फार्म का निर्माण उसको करना चाहिए। इसके अलावा उसका जो पोल्ट्री फार्म है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा के आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका प्रकाश आने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसका पोल्ट्री फार्म है वो अगर ऐसी जगह पे हो जहाँ से कनेक्टिविटी रोड की अच्छी हो तो वो भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी होगी तो आने जाने में उसको सुविधा होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पोल्ट्री फार्म शहर के नज़दीक है तो भी वो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट वो तैयार होगा, जैसे मुर्गी अंडे और मांस है तो उसको शहर तक लाने के लिए, उसका उत्पाद बेचने के लिए उसको सुविधा होगी। इस तरह से ये 4-5 चीज़ें हैं उसको ध्यान रखनी चाहिए ताकि उसका पोल्ट्री फार्म जो नुकसान में ना जाए। जी दोस्तों, ये FM डूंगरपुर 89.6 सुना दे जरा, और आज हम बात करें डॉक्टर शांतनु शर्मा साहब से और बातचीत कर रहे हैं मुर्गी पालन पे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी किसान भाइयों को, एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से, FM की तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से राम राम। अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, मतलब किस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है सरकार की, क्या कुछ योजनाएं खास करके मुर्गी पालन को लेकर? जी सर, जो केंद्र सरकार, जो भारत सरकार है, उसकी तरफ से एक नेशनल लाइव स्टॉक मिशन नाम से एक योजना चलती है जी, जिसमें पोल्ट्री फार्म चालू करने के लिए जो सब्सिडी है वो दी जाती है। 50% तक सब्सिडी उसमें मिलती है और करीब 1000 पक्षी रखने उसके लिए आवश्यक है। तो ये जो NLM है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ये इसका नाम है इस योजना का। तो अगर इस योजना के अंतर्गत अगर किसान पोल्ट्री फार्म चालू करना चाहता है तो उसके ऊपर आर्थिक भार भी नहीं आएगा और वह अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएगा। तो इसके लिए जो फार्म भरना पड़ता है वो कहीं किसी ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जो इसका भारत सरकार का पशुपालन संबंधी जो पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके ई-मित्र के माध्यम से वो अपना फार्म भरवा सकता है और फिर आगे जाके
उसको पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए, इसके अलावा जो पक्षी खरीदने के लिए उसको सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। जी। और लेकिन इसके लिए उसको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि चूँकि पैसा बैंक देता है इसमें, तो कहीं वो डिफ़ॉल्टर ना हो किसान, अच्छा। उसका सिबिल स्कोर भी चेक किया जाता है। जी। आमतौर पर हम देखते हैं कि भैंस, गाय, जो मवेशी होते हैं, उनके इंश्योरेंस के लिए एक वो हाँ, टैग लगाया जाता जी, है। जी। हालाँकि मुर्गियाँ तो हज़ारों की संख्या हाँ, में होती है। हाँ, पर उनके लिए कुछ इंश्योरेंस का है कुछ ऐसा कि जैसे आपके पास 100 हैं, हाँ। उसमें से किसी कोई ऐसा रोग आया है, हुँ, फिर हुँ। नेशनल लेवल का हुँ, रोग या हुँ। ऐसा अपने आस-पास के एरिया हुँ, का रोग, हुँ। और उसकी वजह से अगर उनको नुकसान होता है, उनके प्राण चले जाते हैं, तो मतलब कहीं न कहीं हाँ। इंश्योरेंस के लेके है किसानों को किस तरह की सुविधा है? सर अभी जो बड़े पशु हैं उनके लिए तो इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है, जी, लेकिन मुर्गी फार्म में अभी इस तरह से इंश्योरेंस की कोई स्कीम है नहीं। जी, लेकिन फिर भी अगर जैसे कोई रोग इस तरह का आ गया, जैसे बर्ड फ्लू नाम का रोग है, जी, इस तरह का अगर कोई रोग आ जाता है, जी, तो जो आपदा प्रबंधन विभाग है जी, उसकी तरफ से उसको कुछ आर्थिक सहायता जी, दी जा सकती है। जी। आपने देखा होगा कि आप जयपुर से हुँ, बात अजमेर के साइड जी, सब जी। हम आते हैं तो पता नहीं दुनिया भर हाँ, के वहाँ पे पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म्स फार्म हैं है। और बाकी जगह भी हैं। और भी थोड़ी देर पहले हुँ, कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैंने आपको पूछा था, तो आपने बताया था कि इस चीज़ की कहीं न कहीं यहाँ पे कमी है। हाँ। क्या एक तो क्या कारण मानते हैं, और दूसरा अगर कोई पोल्ट्री फार्म लगाता है हुँ। तो किस तरह से मार्केटिंग करे और इनकम सोर्स क्या-क्या होते हैं? कैसे कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी बात ये है कि भारत के अंदर जो साउथ इंडिया है, जी, जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, जी। वहाँ पर 90% 95% लोग हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है, जैसे पोल्ट्री मीट है, जी, उसका कंजम्पशन, उसका जो उसको जो खाने वाले हैं, जी। वो काफ़ी मात्रा में। और राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो वेजिटेरियन में नंबर 1 पर है। अच्छा। यहाँ पे लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो ओह! वेजिटेरियन ये हैं। मुझे आज ही मालूम पड़ा। तो जी, जी। 70-75% लोग हैं जी। वेजिटेरियन हैं। जी, जी। तो हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं वो इतने, जैसे पोल्ट्री मीट के और अंडे के उत्पाद इतने कंज़्यूम नहीं हो पाते हैं। हुँ, हुँ। कुछ आस-पास के कुछ लोग हैं जो उसको सेवन करते हैं, तो वही इसका उपभोग वो करते हैं। जी। तो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो दूसरे क्षेत्रों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे इस एरिया में, राजस्थान के क्षेत्र में नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो उत्पाद है उसको हुँ। कंज्यूम करने वाले लोग कम हैं। वहाँ अजमेर में काफ़ी मैंने देखा रोड अजमेर साइड में जी में, सर नेशनल हाईवे काफ़ी के है, साइड में। जी। लेकिन जो 30% है वो पूरा कर देते हैं वो, अच्छा, अच्छा। उस एरिया के जो किसान अच्छा, हैं। वही लोग हाँ, उनके हमारे डूंगरपुर क्षेत्र के अंदर जो इतना बड़ा कोई पोल्ट्री फार्म यहाँ पे है नहीं, होना चाहिए वैसे होना तो। चाहिए, जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर घर में मुर्गी पाली जाती है। अच्छा, हाँ, वो बात वो भी। बात जी। है, हर घर में पे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म लगभग 70 टू 80% जो आदिवासी जो लोग हैं वो हुँ। अपने घर में ही पालते हैं, जी, जी। और उसके जो उत्पाद हैं वो खुद ही घर में यूज़ कर लेते हैं। जी, तो इतने बड़े पोल्ट्री फार्म की यहाँ पे कोई आवश्यकता महसूस होती नहीं है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक ऐड देखा होगा कि संडे हो या मंडे हाँ, खूब खाओ हाँ, अंडे। हाँ, तो ये देशी अंडा हाँ। और जो हमारे पोल्ट्री फार्म का जो हुँ, अंडा हुँ, होता हुँ। है, जिसे हम विलायती अंडे जो हाँ। भी माने, क्या फ़र्क होता है? मतलब न्यूट्रिशन वाइज़ क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? सर जो देसी जो मुर्गियों के अंडे हैं और जो अपने फार्मी अंडे, हुँ, लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि देसी अंडा है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, उसके हुँ, अंदर ज़्यादा पोषक तत्व हैं। हुँ, लेकिन जो साइंटिफिकली जो वैज्ञानिकों ने जांच की है, हुँ, उसके अंदर ये निष्कर्ष निकल के आया है कि दोनों तरह के अंडे हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अच्छा, अच्छा। जितना पौष्टिक देसी अंडा है उतना ही पौष्टिक फार्मी अंडा भी है। फार्मी अंडे, जी, जी। तो ये जो भ्रांति है लोगों के मन में नहीं रहनी चाहिए कि देसी अंडा कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हुँ, दोनों तरह से जो अंडे हैं वो दोनों तरह के फ़ायदेमंद हैं, दोनों के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, फैट वगैरह जितने भी मिनरल्स हैं, वो सब दोनों बराबर मात्रा में। जी। इसलिए लोगों के मन में ये भ्रांति नहीं रहनी चाहिए कि हुँ, देसी अंडा ज़्यादा हुँ, फ़ायदेमंद है। हुँ। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और अब हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म को लेकर। आमतौर पर ये मानते हैं कि पोल्ट्री फार्म मतलब अंडे बेचना ये। हाँ। इसके सिवाय और क्या सोर्सेज़ हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म के और क्या फ़ायदे हैं? सर जो
पोल्ट्री फार्म से हमें अंडे और मीट तो मिलता ही है। जी, जी। इसके अलावा जो उसकी ड्रॉपिंग्स है, हुँ, उसकी जो मीट है, हुँ। वो एक अच्छे खाद के रूप में काम करती है। अच्छा, अच्छा। अगर जैसे कोई बड़ा पोल्ट्री फार्मर है, हुँ, जैसे हुँ। आपने बात की अजमेर क्षेत्र के अंदर काफ़ी पोल्ट्री फार्म है, जी, तो उस ड्रॉपिंग्स को रोज़ की वो कभी काफ़ी संख्या के अंदर वो ड्रॉपिंग्स रोज़ निकलती है जी। और वो एक जगह उस ड्रॉपिंग्स को इकट्ठा कर लेते हैं और उससे खाद का निर्माण करते हैं। जी, और अगर ये इस तरह से जो तैयार खाद है, वो फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। जी। उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और फसलों के लिए वो प्राणदायी एक तरह से हम कह सकते हैं वो हो सकती है। और जो किसानों के लिए जो विदेशी जो यूरिया डीएपी है, हुँ, हुँ। इस तरह की जो खाद है उसका उपयोग कम से कम हो सकता है अगर पोल्ट्री मीट को वो एक खाद के रूप में उपयोग करें। इसके अलावा जो कीटनाशकों का उपयोग जितना हो रहा है, जी, उसका उपयोग भी कम हो सकता है। जी। और जो कीटनाशकों के उपयोग से जो बीमारियां शरीर के अंदर मनुष्य के अंदर हो रही है, वो तो आप जानते ही हैं। जी, जी। जैसे इसकी वजह से हार्ट अटैक की आजकल बहुत समस्या आ रही है जी। और जो लेडीज़ के अंदर जो बांझपन है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। अच्छा। हाई बीपी, शुगर इस तरह की बीमारियां हो रही है। जी। यहाँ तक कि जो कैंसर है वो हुँ, भी इन कीटनाशकों की वजह से बढ़ रहा हो है। रहा है, जी, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जी। आजकल जो यंग एज के लोग हैं, 30-40 उम्र के लोग हैं, उनके अंदर भी हार्ट अटैक और कैंसर हाँ, जैसी बिल्कुल। बीमारियाँ बहुत 8-8, देखने को 10-10 मिल साल के रही है। बच्चों को हो रहा है। बिल्कुल सर। जी, तो जो ड्रॉपिंग्स है उसे अगर किसान खाद के रूप में उपयोग करेगा, जी, फसलों के अंदर यूज़ करे, तो उसको यूरिया डीएपी की बहुत कम आवश्यकता होगी। इसके अलावा कीटनाशकों की भी आवश्यकता जी, कम हो जाएगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि एक विषय रह गया इसके अंतर्गत, इसके बाद एक और क्वेश्चन से पूछूँगा मैं आपको। ब्रॉयलर जी क्या सर। चीज़ है और किस तरह से हमारे, हालाँकि किसान भाई तो जानते हैं, लेकिन जो हाँ, श्रोता हैं उनको हाँ, बताइए कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है और कितना आर्थिक रूप से ये हेल्पफुल है? जी सर। हाँ सर, जो मुर्गी पालन किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक तो मांस के लिए और दूसरा है अंडे के लिए। हुँ, तो मांस जो उत्पादन करने वाली मुर्गियाँ हैं और अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियाँ हैं, हुँ, इन दोनों को हमने अलग-अलग कर दिया है। तो जो मांस उत्पादन करने वाले मुर्गियाँ उनके हम कहते हैं उन्हें ब्रॉयलर, ब्रॉयलर, अच्छा, और जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ उसके कहते हैं हम उनको लेयर्स। अच्छा। तो जो ब्रॉयलर्स हैं वो करीब 1.5 महीने का जब वो हो जाता है 2 से ढाई किलो का, वो मांस के लिए वो तैयार हो जाता है। हुँ, तो उन्हें हम कहते हैं ब्रॉयलर्स। इसके अलावा जो लेयर्स हैं, लेयर्स यानी जो अंडे उत्पादन करने वाली मुर्गियाँ हैं, वो जैसे 5 महीने की करीब जब उनकी उम्र हो जाती है, हुँ, तो वो अंडे देना स्टार्ट कर देती हुँ, है और पूरे साल भर के अंदर 200 से 250 तक वो अंडे देती है। हुँ। तो इस तरह से पोल्ट्रीज़ को 2 भागों में बाँटा हमने गया। बाँटा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये एफएम डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शांतनु शर्मा जी। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जाते-जाते मौसम बदल रहा जी है और सर। सर्दियों के अभी आप देख रहे हैं शीतलहर की भी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग तो चूँकि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हाँ। हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, लेकिन पशुओं के लिए कैसे देखभाल करनी चाहिए और उसमें कौन-कौन से रोग इस समय होने की संभावना है, ख़ास करके शीतलहर? सर, जैसा कि अभी नवंबर ख़त्म हो गया है, दिसंबर स्टार्ट होने वाला है और शीतलहर की संभावना भी मौसम विभाग ने जारी की है। जी, तो जैसे मनुष्यों के अंदर सर्दियों के मौसम में रोग होते हैं, उसी तरीके से जो अपने बड़े पशु हैं और जो मुर्गियाँ हैं, जी। उनके अंदर भी रोग इस ऋतु के अंदर हो जाते हैं। बड़े पशुओं के अंदर जैसे मुँह पका, खुर पका का रोग है, अच्छा, एफएमडी जिसे रोग हम कहते हैं, जी, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोग है जो इस मौसम में होता है। जी, और इस मौसम में क्योंकि ये जो वातावरण है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है और ठंडा होने की वजह से जो वायरस है इस बीमारी का वो एक्टिव हो जाता है। हुँ, और इस बीमारी से जो ग्रसित पशु है उसके आँखों में से पानी गिरता है, मुँह में से पानी गिरता है। इसके अलावा उसका जो बुखार है वो काफ़ी उसको बुखार हो जाता है। पशु जो है खाना-पीना कम कर देता है। दूध देने वाला पशु है, दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। जी, और इसका एक मुख्य लक्षण है उसके मुँह में जी। और खुरों के बीच में उसके छाले पड़ जाते छाले हैं। पड़ी रहते हैं। इसके अलावा उसके थनों के अंदर भी उसके छाले पड़ जाते हैं। हालाँकि इस रोग में पशु की मृत्यु नहीं होती है, जी, लेकिन उसका जो उत्पादन है, दूध उत्पादन है, बिल्कुल
ख़त्म हो जाता है। इस वजह से उसे काफ़ी जो किसान है उसको आर्थिक तरह नुकसान उसको झेलना पड़ता है। इसके अलावा जो मुर्गियों के अंदर जो होने वाला रोग है, जैसे मैंने आपको बताया निमोनिया, जी। क्योंकि टेम्परेचर इस समय काफ़ी डाउन चला जाता है, शीतलहर चलती है, तो मुर्गियों के जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जी। तो इस वजह से उन्हें निमोनिया से वो ग्रसित हो सकती है और यहाँ तक कि जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस मौसम में बचाव के लिए हमें सबसे पहले जो बड़े पशुओं के जो हमारे शेड हैं उनको चारों तरफ से बोरी से या किसी त्रिपाल से उसको हमें चारों तरफ से ढक देना चाहिए, ताकि जो रात को शीतलहर चलती है उससे उस पशु का बचाव हो सके। इसके अलावा उसे पशु को पौष्टिक भोजन उसे हमें देना चाहिए, हरा चारा, सूखा चारा और जो उसका बाँट है जिसे हम दाना कहते हैं वो संतुलित तरीके से उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा 50-50 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर भी उसको हमें देते रहना चाहिए। इसके अलावा जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मल्टीविटामिन्स की जो दवाइयाँ आती है उसके अंदर बहुत सारे विटामिन ए, डी, 3, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, इस तरह के जो विटामिन होते हैं वो भी उसके भोजन के अंदर हमें शामिल करने चाहिए, ताकि उनका जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे और जो शीतलहर से होने वाले नुकसान है उससे वो बचा जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। ये थे डॉक्टर शांतनु शर्मा जी, और आज हमने बातचीत की मुर्गी पालन को लेकर, साथ ही साथ मौसमी बीमारियों की। तो बस हमारे यहाँ पे जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बैकयार्ड वाली मुर्गी पालन तो काफ़ी चल रहा है, लोग अपने अपने घर पे कर रहे हैं, लेकिन जो एक आर्थिक रूप से सरकारी कई ऐसी योजनाएं जिनका कि आप फ़ायदा उठा के आपके जो घर का जो फाइनेंशियल लेवल है उसको आप ऊंचा ले जा सकते हैं। और इसके लिए तमाम जगह पर पशु चिकित्सा विभाग के हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे जाके आप राय ले सकते हैं। और डॉक्टर शांतनु शर्मा यहाँ पे जो रतनपुर रोड पे जो सहायक निदेशक का जो कार्यालय है वहाँ पे बैठते हैं, तो वहाँ पे जाके भी डॉक्टर साहब से आप हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि एक अच्छी योजना है और एक अच्छा काम है मुर्गी पालन को लेकर। उसमें एक आपको संतुष्टि तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपका आर्थिक रूप से आपका जो स्तर है वो भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, और वो कहते हैं ना कि प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और डॉक्टर साहब ने कहा कि इस समय पशुओं में, खास करके मवेशियों में अलग अलग प्रकार के रोग होने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। और बस कहते रहिए FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़ सुना दे जरा। तो हमने सुनाया आपको पशुपालन के विभाग में। अगले सप्ताह एक और नए विषय को लेकर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।